बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच है विद जुनैद अंसारी आपके इसरार पे जहाँ पे हम पॉलिटिकल शोज़ करते हैं, जहाँ पे हम समाज के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं। हमें बरतानिया से, अमेरिका से डायस्पोरा जो रहता है उनका बड़ा ये डिमांड उनकी तरफ से आती है कि हम एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो काम हो रहा है इस पे भी बात करें। एक बड़ी शख्सियत जनाब इंजीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हाईटेक जैसी यूनिवर्सिटी उसको लीड करना, बहुत से इदारों को एज ए डीन देखना, फिर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आके कितने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना, कैसा लगता है? बहुत शुक्रिया जनाब। ये वाकई जब मैं हाईटेक से पहले 25 साल नस्ट में रहा हूँ और वो इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है और हाईटेक में भी मैं 6.5 साल रहा हूँ। तो यहाँ आके इफ़ आई कंपेयर कीजिए कि वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स उसमें फ़र्क है। फ़र्क इसलिए ऐसी है कि हमारी जो ओवरऑल जो हमारे करिकुलम है वो तो ऑलमोस्ट एचईसी का फॉलो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है, जो लैब्स कंडक्ट करनी है, जो कि क्लासेस के अंदर टीचर ने उस लेवल में पढ़ाना है, उसके ऊपर जो है वो फ़र्क है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और यहाँ जो है वो मेरा फोकस ये है, जो कि आप भी अभी हमें देखोगे, मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ डीन के साथ, हमारा पूरा फोकस ये है कि जी कि हम अपने एकेडमिक्स को उठाएं। एकेडमिक्स को उठाने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आपके पास फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड हो, रिच फैकल्टी चाहिए। यहाँ फैकल्टी को मैंने जो पूरे का पूरा मैंने स्टडी की है, इसमें से हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों क्वालिफाइड हैं। लेबॉर्ट्रीज मैंने देखी हैं जी कि इसमें बेशुमार लेबॉर्ट्रीज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, जिसको प्रॉपर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि बजाय इसके कि जी के 20-25 स्टूडेंट खड़े हो जाएं और एक बंदा डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हो और 2-4 करें और बाकी कहेंगे हाँ समझ आ गई। नो, मेरा ये है कि हर बच्चा जो है वो इस तरह ग्रुप बने कि एवरी स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद हिज ओन हैंड्स। जो अपने हाथ से काम किया होता है ना, एक दौर में वो कभी जिंदगी में नहीं बोलता। एक दौर में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पे हम यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और डॉक्टर अताउर रहमान साहब इनको लेते थे, अब भी लेते हैं। अल्लाह डॉक्टर AQ खान साहब का वो जहान अच्छा करे। जाहिर है कि उन्होंने जो कौम के लिए किया, आज अगर हम बचे हुए हैं हिंदुस्तान के जुल्म से, तो डॉक्टर AQ खान इज़ द नेम। डॉक्टर अताउर रहमान साहब अक्सर ये बात कहा करते थे कि हमें क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना। इस आइडिया को क्या मस्ट में अप्लाई किया जा रहा है? हम देख रहे हैं यहाँ पे एलाइड साइंसेस की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके ग्रेजुएट मास्टर्स जो हैं वो बाद में बेरोज़गारों की फ़ौज में शामिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? जी, डॉक्टर अताउर रहमान के साथ मैंने काम किए। मैं जब नस्ट में था और उनके साथ हमारी वो अक्सर नस्ट को विज़िट करते थे, मैं उनके ऑफिस में जाता था। बड़े टैलेंटेड हैं और उनकी सोच और अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है। हमें जितने बच्चे जो आपने इंडिकेट किए कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं और आपने कहा जी कि अलाइड साइंसेज है, उसके अंदर जो एक्चुअल नॉलेज है जो कि बच्चे सीखते हैं, जहाँ के भी वो इंटरव्यू के लिए जाएं, कोई किसी मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, जब उनसे क्वेश्चन पूछे तो उनको उसका जवाब पता होता है कि जी उन्होंने चूँकि पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, रटे वाला काम नहीं होता, कॉन्सेप्ट वाला काम होता है। लर्निंग इज विद कॉन्सेप्ट्स।
टीचर जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं और लेबॉर्ट्रीज के अंदर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं जो कि रियल टाइम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। जब बच्चे इनको एड्रेस करना शुरू करते हैं तो देन दे नो कि अगर मेरी सोसाइटी में साफ पानी का मसला है तो इसके लिए हम क्या चीज़ फिल्ट्रेशन प्लांट में बना सकते हैं जिससे ये मसला हल हो जाए। वो कहते हैं मोबाइल की एप्लीकेशन है, ये सारी अंग्रेज़ी में है और हमारे बेशुमार लोग उनको अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम इसको उर्दू में कर दें, तो अगर एप्लीकेशन उर्दू में तो कितने लोग जो उनको सहूलत मिल जाएगी कि वो बैठ के, अगर वो सराइकी में कर दें, अगर वो पश्तो में कर दें, तो ये एप्लीकेशन है। अगर पाकिस्तान के अंदर 64-65 लैंग्वेजेस हैं, आप जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें वो करें, इसका मतलब यह है कि हम सोसाइटी को ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व कर सकते हैं, गिविंग देम द एप्लीकेशन विच दे अंडरस्टैंड। इस तरह बेशुमार ऐसे मसले हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि जंगलात के अंदर, जो कि हमारी IT के अंदर, जो कि एप्लीकेशन डेवलप करके तो एक बच्चों को रोजगार मिले। दूसरा है कि सोसाइटी, बाहर के मुल्कों में सोसाइटियाँ उठी इसलिए हैं कि जो रिसर्च या जो काम होता है वो सोसाइटी के मसले हल करने के लिए किया जाता है। हमारा ये फोकस जो इधर है। मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी जनाब ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि 1.5 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी है। हमारे नोबल लॉरेट्स कितने हैं, पाकिस्तान से नोबल प्राइज़ विन करने वाले कितने हैं, और अगर हम एक मिसाल के तौर पे ज्यूज़ की बात करते हैं, उन्होंने रिसर्च के ऊपर पैसा लगाया, उन्होंने फोकस किया, और वाहिद एक कम्युनिटी एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। हमारी कोई प्रायोरिटीज़ के अंदर ब्रिगेडियर साहब को प्रॉब्लम है, मसला क्या है इसमें? पॉलिटिकल जो लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर भी और हमारी जो मुस्लिम उम्मा है इनके अंदर यूनिवर्सिटियां तो अच्छी बन गई हैं, लेकिन वो जो कि हमारे शुरू के जो कि साइंस को अगर आप देखें तो सारी इजादात मुसलमानों ने की हैं। शुरू में लाइब्रेरियाँ आबाद थी और उन्होंने मुसलमानों की जो है ना इन्वेंशंस को लेकर आगे चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड किए। अभी हमारा डिक्लाइन है, उसकी जो रीज़न है कि हम जो है ना प्रैक्टिकल से हटके हैं, हमने लैबों में अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने छोड़ दिए हैं। हमने जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए कि आप ग्रांट जो मिलती है एक मसले को हल करने के लिए, वो ग्रांट जो है वो जब मिले गवर्नमेंट दे या जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी दे, वो इंश्योर करे कि दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड, इसके अंदर कंटिन्यूटी हो। अगर बाहर के मुल्कों में, मैं मास्टर और PhD में UK से की है, वहाँ का और जी स्कॉटलैंड से, वहाँ और बाकी उसके अलावा मैं एज ए वैल्यूएटर और एज ए रिसर्चर पूरी दुनिया को देख चुका हूँ, यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ। वहाँ का और यहाँ का ये है कि वहाँ जो हमारे जितने स्कॉलर्स हैं बाहर के मुल्कों में, जो उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारा जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम दुनिया के अंदर जो ये वाली अप्रोच है कि जी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने हैं, फंडिंग कैसे देनी है, उस फंडिंग को कंटिन्यू कैसे करना है, और फंडिंग इतनी होती है कि वो इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है। हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ना तसलसल है, एक गवर्नमेंट जाती है उसकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, दूसरी आती है उसकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं। जिस वक्त प्रॉब्लम आपके जो है वो सोसाइटी के हल नहीं होंगे, आपके फंडेड प्रोजेक्ट जो है आपकी, देखें 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर जनाब, आप समझदार हैं। एक है कि हमारा स्टूडेंट है जिसने अपनी डिग्री अर्न करने के लिए अपने प्रोजेक्ट करने हैं, एप्लीकेशन डेवलप करनी है, नंबर लेने हैं, ये आपके पास एक फोर्स है। दूसरा है कि ये फंडिंग वो आपकी अपनी एजेंसीज करती हैं, जो मुल्क के अंदर स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, HEC है, पाकिस्तान साइंस काउंसिल है, आपके पास इग्नाइट है एंड सो ऑन। तीसरा ये है कि आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना उनका फेथ होता है यूनिवर्सिटी, बाहर के मुल्कों में ऐसा ही है, वो इंडस्ट्री प्रॉब्लम लेके आते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। चाइना में भी ऐसा हो रहा है, जर्मनी में भी ऐसा हो रहा है, वो उसके लिए वो भी फंडिंग करते हैं, गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है। हमारी इंडस्ट्री जो है ना हमारे कंट्रीज के अंदर उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। आप देखें पाकिस्तान की इंडस्ट्री, देखें पाकिस्तान की इंडस्ट्री, आप देखें कि जो आज से 10 साल थे पहले, आज वो है रिसर्च बेस्ड क्या, अदरवाइज भी जो वक्त के साथ साथ खत्म होती जा रही है। हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टर उठ के तो वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। अगर आपने वो मसले हल ना किए, इंडस्ट्री आपके पास ना है, उनके मसले ना हल किए, तो रिसर्च कहाँ से आएगी? बहुत बड़ी बात है।
मैं चाहूँगा, चूँकि आपका वक्त बहुत कीमती है, अभी डीन्स की मीटिंग आप करके आए हैं, बाकी भी मीटिंग्स आपकी होनी है। मैं बड़े दिलचस्प किस्म की चीज़ें मैं आपकी स्टडी कर रहा था। मैंने देखा कि जब आप वाइस चांसलर के तौर पे पहली दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपने इनोवेशन कुछ की। आपने कुछ फंड्स जो कि ज़ाया हो रहे थे, लीकेजेस थी, उनको रोकने की आपने कोशिश की। इसके पीछे क्या जहन में क्या था आपके? देखें जी, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो हेड है, जो वाइस चांसलर है, उसने ये देखना है कि जी कि उसके पास इनकम क्या है, खर्चे क्या हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ जो है वो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे ये पॉसिबल नहीं है जनाब कि आप लोगों को मुराद देते जाएँ। लोग जो है, जो आपकी फैकल्टी स्टाफ है, वो अपने बेनिफिट तो सारे ले, लेकिन जहाँ आपने यूनिवर्सिटी को उठाना है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऊपर करनी है, तो वहाँ आपकी प्रायोरिटीज ना हो। तो मैंने आके सबसे पहले ये किया है जी कि जो चीज़ें ऐसी जिनके अंदर मैं समझता था कि जी कि ये हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और ये पैसा डाइवर्ट करना चाहिए टूवर्ड्स रिसर्च, ये पैसा डाइवर्ट करना चाहिए टूवर्ड्स प्रोजेक्ट, तो मैंने वो पैसा राइट इन मिलियंस वो वहाँ से डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स जी इन मिलियंस। तो वो जो पैसा है अभी, दैट मनी इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, इट इज़ अवेलेबल टू द फैकल्टी, इट इज़ अवेलेबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड इट इज़ आल्सो मेड अवेलेबल कि जो हमारी फैकल्टी है, जैसे DRA बाकी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को नहीं, हमारी फैकल्टी को नहीं मिल रहा, उनको DRA जो है अभी 25% ऑफ देयर बेसिक पे ऑफ 2017 वो दिया। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि जी के बच्चों को क्वालिटी लीकेज को जितने देखें आपके पास एक बर्तन है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, अगर वो थोड़ा पानी लीक करता है तो वो बर्तन, अगर आपके पास इसी तरह जो आपके पास टोटल इनकम है, अगर आप वो छोटे छोटे सुराख खत्म करना शुरू कर दें तो जो पैसा अवेलेबल है, यू यूज दैट मनी इन एन ऑप्टिमल मैनर। तो वही मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या ब्रिगेडियर साहब ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज्ड किस्म की फैकल्टी आपके साथ हो जो कि पुरजोश हो कि ब्रिगेडियर साहब आप हुक्म करें हम ये काम कर देंगे, उसकी निस्बत एक बददिल किस्म की फौज आपके साथ हो, वो क्या लड़ेगी आपके साथ चैलेंजेस से? ये मैंने यहाँ देखा है कि फैकल्टी जो है हमारी कॉम्पिटेंट है। मैं ये बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि फैकल्टी की क्वालिफिकेशन अच्छी है। फैकल्टी को एक उनके सर पे हाथ रखना, उनको मोटिवेट करना और उनके साथ खड़ा होना, ये एक रिक्वायरमेंट थी। मैं अपनी फैकल्टी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, और उनके जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ माशाल्लाह। और वो लोग जो है, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो जितने मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑनेस्टली जिस तरह आगे वो बड़े हैं, जिस तरह उन्होंने PC1 अभी बनाने शुरू की है, जिस तरह फंडिंग आनी शुरू हो गई है, अभी दे हैव वन फंडिंग फ्रॉम HEC, दे हैव वन फंडिंग फ्रॉम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। अभी ये प्रोजेक्ट जो ना, किसी ने 6 मिलियन लिए, किसी ने 100 मिलियन लिए, किसी ने 128 मिलियन लिए, किसी ने 70 मिलियन लिए। अगर ये प्रोसेस, और मैंने इनको यह कहा है कि जो फैकल्टी फंडिंग लेगी, जो फैकल्टी जो है अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, मैं उनके लिए जो है ना दिन रात अवेलेबल हूँ। मैं आपको एक चीज़ कोट करता हूँ, कोट ऑन कोट। मेरे अपने छोटे भाई हैं, उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, नस्ट में स्कॉलरशिप पे गए, साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन किया। आज वो डेल्फ्ट जो कि दुनिया की 16वें नंबर की यूनिवर्सिटी है हॉलैंड में, वो वहाँ पे PhD कर रहे हैं। तो यहाँ से निकल के एक बच्चा 16वें नंबर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा है, compete करके गया है। लेकिन क्या 8,000 जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उनमें से कितने हैं जो इस लेवल पे जाते हैं? देखें जी, ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है ना, इसमें अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इसमें जितने बच्चे हैं वो बहुत ज़हीन हैं। ये मैं कहता हूँ जितना अल्लाह का शुक्रगुज़ार काम है, ये फर्टाइल माइंड्स हैं। और इसमें बच्चों को अगर आपने सही रास्ते पे चढ़ा दिया, ये इतने लायक बच्चे हैं कि दे कैन डू वंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी के जैसे मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूँ, डमन का,
यहाँ से बिम्बर से आगे 13-14 किलोमीटर जाए, वहाँ से लेके अगर मैं बोर्ड में पोजीशन लेता हूँ धंधे स्कूल से, मैं बिम्बर कॉलेज से टॉप करता हूँ, मैं यूटी लाहौर से बड़े बेहतरीन पोजीशन के साथ वहाँ से निकलता हूँ, और फिर थ्रू आउट स्कॉलरशिप, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से स्कॉलरशिप ली मास्टर के लिए, फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए पीएचडी में चला गया वापस अगर मैं इसी स्टेट का हूँ ना, आई एम सन ऑफ सॉइल, मेरे साथ जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि डेल में इस तरह हमारे बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करके बाहर के मुल्कों में सर्व कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी उनसे बात होती है कि जी ये जब से बात होती है कि जी हमने पूरी लॉट के लिए जो बाकी लोग हैं, जो मैसेज हैं, जो बाकी स्टूडेंट को सबको लेके चलने, सब लम्स की 100 की क्लास है ना, तो ब्रिगेड साहब उनका एक बच्चा भी जो है फारग नहीं होता, वो पहले उसकी डिग्री नहीं होती, उसकी जॉब हुई होती है। लेकिन मस्ट से जो बच्चा फारग हो रहा है 100 की क्लास में, आप जैसे चंद लोग होंगे जो कि जिन पे अल्लाह का करम है, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो हायर जगहों पे जाते हैं। बाकी तो बेरोज़गारों की फौज 20% आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं सर। देखें उसकी जो रीज़न है ना, ये आपको भी पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जब लाहौर में लम्स की बात करते हैं तो लाहौर में आप देखेंगे जी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, पाकिस्तान के अंदर जॉब, उसके अलावा आप देखेंगे उधर आपके पास मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसके अलावा आपके पास खेती बाड़ी, लोगों की ज़मीनें हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना डिफरेंट है। आज़ाद कश्मीर में स्वाय मुलाजमत के ना यहाँ फैक्ट्री है, पहाड़ है, ना खेती बाड़ी है, ना फसलें इधर होती हैं। तो इधर हमारे जो लोग हैं इनके पास अच्छी तालीम जब ये लेते हैं जो कि हमें देनी है, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ जो है एम्प्लॉयमेंट है। अभी जब एम्प्लॉयमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना, अगर दुनिया की हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है, इतनी परसेंटेज पूरी दुनिया में नहीं जितनी कि आज़ाद कश्मीर का। इस वक्त रेशो मैं आपको कोट कर देता हूँ। अभी सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम अल्लाह उनका जहान अच्छा करे, उनसे हमारी ये डिस्कशन शुरू हुई थी और वो कहा करते थे कि ये हर 35 बंदों के ऊपर एक सरकारी मुलाजिम है। ये रेशो दुनिया में कहीं नहीं है। यही बात मेरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से हुई। सरदार तमीर इलियास साहब मेरे मेहमान बनते रहते हैं, वो तो खुद चूंकि बहुत बड़े बड़े कारोबारी यूनिट्स चला रहे हैं। उनका कहना था यार कि ये तो रियासत इस तरह चल ही नहीं सकती, मैं यहाँ पे बिजनेस मॉडल लेके आऊँगा। आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? मैं उसी को पहले भी आपका क्वेश्चन था कि जब और हमारे पास कोई ज़राए नहीं है मुलाजमत के, तो हमारे पास सिर्फ मुलाजमत है, वो हाईएस्ट पहले हो चुकी है। आपका वो क्वेश्चन है कि हमारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि जिस वक्त ये बच्चा जो है ना, यहाँ कोई नौकरियाँ नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इनको जो है ना अभी पाकिस्तान में कम्पीट करना है। पाकिस्तान का लेवल ऑफ एजुकेशन हायर है, अभी यहाँ हमने इस लेवल को उनके बराबर या उससे ऊपर उठाना है। जब ये वहाँ सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं तो वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ये रह जाते हैं। तो अपने स्टेट के अंदर जॉब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है कंपेयर टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, तो वो वहाँ मार खा जाते हैं। अभी जब इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं तो वहाँ जाके इंटरनेशनली बच्चों के साथ करते हैं, तो फिर जहाँ जाके उनका मसला हो जाता है। इसका एक ही हल है, क्वालिटी एजुकेशन इन एजे के। अगर हम सारे के सारे, बहुत प्यारी बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही, मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के। मैं देख रहा हूँ आपके 320 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, आप 6 किताबें और 5 किताबों के चैप्टर्स लिख चुके हैं। आपने पीएचडी के स्कॉलर्स और एमएस के जो थीसिस हैं ये 155 से ज़ायद जो हैं ये आपने देखे हैं। आपकी सारी चीज़ें देखें, पीईसी के अंदर आपका जो रोल है उसको देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो शो कर रही हैं कि इंजीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद साहब जो हैं इन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम ये आपके जो बहुत से अफसरान हैं उनका मनफी रवैया जो है उनके अंदर थोड़ा सा देखा जाता, नाराज़गी पाई जाती है। यही जो आपने उनके पर्क्स जो हैं थोड़े कम किए, तो इसकी क्या हकीकत है कि ये जो लोग हैं ये कोई खुश नहीं हैं या इनके अंदर खफगी पाई जाती है, नाराज़गी पाई जाती है? क्या कहते हैं आप? देखें जी, जहाँ भी आप अपना काम करना है और सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो बैरियर्स बड़े होते हैं। कभी किसी माशरे ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की नहीं की जब तक आप वहाँ चेंज ना लेके आएँ।
चेंज लाना सबसे मुश्किल काम है। खान साहब और कर रहे थे। जी, और वो जो चेंज है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ ऐसे हमारे दोस्त, हमारे कोलीग जिनको तनख्वाह मिल रही है और काम के बगैर मिल रही है, अगर उनको काम करना पड़े रेजिस्टेंस आएगी। लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है ना। तो हमारा ये जो साथी, ये जो नाराज आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इनमें से मेजॉरिटी मेरे साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जो चंद एक रह गए हैं, इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि बाकी सारे चल पड़े हैं ना। जब एक दफा पानी का रेला जो है ना एक अपना रास्ता बनाता है, तो बाकी खुद ब खुद साथ मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मुलाजमीन के मकतूबात के जवाब जो हैं उनके मतलब कहा जाता है कि नहीं दिए जाते, और आपके इल्म में भी लोग नहीं लाते ये चीज़ें कि आपके लिए लेटर्स आए हैं। ये लोग यकीनन फिर दुश्मन हैं आपके, कि जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। एडमन के जो ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ ऑफिसर डीन वाइस चांसलर को गलत मशवरा देता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या अगर हेड आप हैं, कैप्टन आप हैं, कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं, ऑर्डर तो आपको चलना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं इसको कहूँगा काफ़ी हद तक करेक्ट नहीं है। अच्छा, जो आप जी, क्योंकि मैं अभी जो मेरे जितने भी एडमिन सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है और जो मेरे डिपार्टमेंट्स के अंदर या डीन्स के अंदर जो स्टाफ है, उनको मैंने ये बताया जी कि फाइल कहीं भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। 3 डेज। वेरी गुड। अभी आप मेरी टेबल के ऊपर देख लेंगे, कोई पेंडिंग केस नहीं होगा। हर रोज़ मैं क्लियर कर जाता हूँ। बड़ी बात। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई केस इनको मैंने बताया जी कि आप मुझे बताएं कि जी कि किस ऑफिस में, हाँ वो मेरा रजिस्ट्रार है, हाँ वो मेरा ट्रेयर है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, 3 तो मेजर मेजर अपॉइंटमेंट मेरे पास काम करती हैं। उसके बाद मेरे पास 6 डीन है। तो जब मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं या स्टाफ के बंदे मिलते हैं, कहते हैं कि जी मेरा काम हो गया 20 दिन लेट है, तो मैं उस फाइल को ट्रेस कराता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि फाइल कहाँ रुकी रही है, और जिस जगह पे रुकी होती है वो बंदा मेरे ऑफिस में आके तो वो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग नाराज भी हैं। ठीक है ना। है तो इसलिए अगर कोई बंदा यहाँ ये कहता है कि एशियाज जो है वो अभी मैं इंडिविजुअल्स की देखी नहीं है उस पॉइंट, क्योंकि मैंने और पकाम में मसरूफ था। अभी मैं एशिया देखना शुरू करूँगा। मेरा ये है कि जी के जो जो बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जन्नत और दोज़ख रखी है और बता दिया कि जी ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। तो यहाँ भी जो अच्छे काम करेंगे अच्छे एशियार होने चाहिए। अच्छा, एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि आपने लीकेजेस रोकी, मिलियंस के हिसाब से जो लीकेजेस हो रही थी रोकी आपने, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपने एक गेस्ट हाउस बनाया जिसपे 3 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन के करीब खर्च हुआ, और उसके लिए मुलाजम भी रखे गए, फर्नीचर भी खरीदा गया, सब कुछ किया गया, और पिछले 8 माह में अगर हम कॉस्ट इफेक्टिविटी देखते हैं तो वो आपको बारे में नहीं है, बहुत महंगा पड़ा आपको। तो एक तरफ आप पैसे बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पैसे लगा रहे हैं, जिसे आप इसराफ कहेंगे। ये कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? देखें जी, ये अगेन आपने ये बात की है और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। एक तो ये है कि माशाल्लाह आपका तजर्बा है। मुझे ये बताएं कि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मस्ट तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजमी की अच्छी है, 8,400 के लगभग। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप जाशमी में चले जाएँ, जेके यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, कोटली में चले जाएँ, बाग में चले जाएँ, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना गेस्ट हाउस होता है। ये अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में देखता हूँ कि मेरे मेहमान आते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, गेस्ट स्पीकर आते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट विजिटर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, और उनको हम होटल में ठहराते हैं और होटलों के पैसे देते हैं। एक तो ये है कि जी वो कहते हैं आपका गेस्ट हाउस नहीं है, गेस्ट रूम नहीं है। दूसरा ये है कि जी हमें होटलों में महंगा पड़ता है। अभी हमने टेम्परेरी एक घर लिया 50,000 किराए पे, और उसके अंदर जो है हम 50,000 देते हैं, और उसके अंदर जो बेड शीट जो लगे हैं वही हैं। ये इट इज़ नथिंग। उसके 5 कमरे हैं। अब आप कहते हैं कि जी कि आप इतना खर्चा है, मुझे नहीं पता कि जी जितना आप कह रहे हैं कि इतना खर्चा किस जगह, जी वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा जी कि कहाँ कितना खर्च हुआ है। जी बिल्कुल बताइएगा। लेकिन उसके अंदर आप वहाँ का जो गेस्ट हाउस उसमें चेक कर लें कि कितनी दुनिया ठहरी है। अगर उनके जो यहाँ होटल्स के बिल हैं वो बिल और प्लस जो शेविंग जो हुई है, अगर ये अपना खर्चा जो है ये पूरा कर लेता है,
या उसमें जो है ना 20% या 30% कम भी अगर होता है, जो कि मैं ये कहता हूँ कि मोस्टली हमारे गेस्ट अभी उधर ठहरे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि एक फैसिलिटी, कोई बच्चा, कोई हमारा कोलीग हाईली क्वालिफाइड, कोई हमारा जो है ना ऑनरेबल जब गेस्ट आता है, वी हैव ए प्लेस, वो वहाँ ठहरे, ये चाहिए आपको जी। आप जाएं, मैं कहता हूँ आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, मैं जाता हूँ ना दूसरी यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर, मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कहते हैं आप मेरे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। उनके गेस्ट हाउस लाइक बेहतरीन होटल्स के अंदर होते हैं। ऐसे आपस की बात है सर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर मिसेस थैचर रहती थी, टोनी ब्लेयर से लेके बोरिस जॉनसन तक, 2 कमरों का वो है। जिन कौमों ने तरक्की करनी होती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपकी गवर्नमेंट की, आप देखें जिस गवर्नमेंट के अंदर इस जितने बजट आपको मिले हैं HEC की तरफ से, बाकी फैकल्टी के प्रॉपर ब्लॉक्स बने हुए हैं। और आप मेरा ख्याल आपने देखा होगा कि 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएं 25-30 गेस्ट एक वक्त में ठहर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही होती हैं, आपके सेमिनार चल रहे होते हैं, आपके पार्टिसिपेंट आपके पास आ रहे होते हैं। एक दफ़ा कोई बंदा आएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, आपने देखा है जी कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया, कोई डीन आया, कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा है, वो कहता है कि यार नहीं, एक दफ़ा जाएगा दोबारा नहीं आएगा वो। अभी हम ये तो एक छोटा सा गेस्ट हाउस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फ्यूचर में जो हमारा अपना ये कैंपस स्टडी कास्ट वाला एक्सपेंड कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव फुल फ्लेज गेस्ट हाउस इन द यूनिवर्सिटी लाइक अदर यूनिवर्सिटीज। हाँ जी, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में है, हम यहाँ रखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आप देख रहे हैं कि ये साहिब इल्म आदमी की निशानी होती है कि कितना भी कड़वा कसीला सख्त सवाल किया जा रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर यूनुस साहब इल्म के साथ, तहम्मुल के साथ उसका जवाब दे रहे हैं लॉजिक की रोशनी में। चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब। जाहिर है कि फ़ौज के सेटअप में भी आपने काम किया, अब सिविलियन सेटअप में भी आप देख रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए जी, मैं खुशकिस्मत तरीन आर्मी अफसर हूँ कि जब मैं यंग एज में, चूँकि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, और मैं जब एज ए कैप्टन ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, तो मुझे कैप्टन रैंक में ही मास्टर और PhD का स्कॉलरशिप मिल गया। जब मैं वापस करके आया तो आई वॉज कैप्टन, जब मैं मास्टर PhD का किया तो आई वॉज यंग कैप्टन। तो आई वॉज फर्स्ट आर्मी अफसर जो कि मास्टर और PhD करके वापस आया। तो उन्होंने, आर्मी ने कहा कि जी कि अभी चूँकि ये इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए पाकिस्तान ने, इसको अभी हमने यूटिलाइज करना है इन एकेडमिक्स। उसके बाद 15 सितंबर 1991 को मैं जब वापस आया हूँ, थ्रू आउट टिल माई रिटायरमेंट ऑन 10 जुलाई 2015 मुझे यूनिवर्सिटी से आगे पीछे पोस्ट नहीं किया। थ्रू आउट मैं वहाँ जो है, वहाँ ही मैं टीचर रहा हूँ, वहाँ ही मैं 12 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ, वहाँ ही मैं एसोसिएट डीन रहा हूँ, वहाँ ही मैं 4 साल डीन रहा हूँ, वहाँ से ही मैं बेस्ट रिसर्चर, वहाँ से बेस्ट टीचर। फौज का प्रॉपर सेटअप है जी। फौज ने यह कहा जी कि चूँकि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मेरी कंप्यूटिंग फील्ड है, आपने इसके अंदर किया है, तो आप जो है जितने भी मुल्क के लिए भी आप अच्छे ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें, और आर्मी के ऑफिसर जो है वो भी आते थे, और उनको भी हम जो है, तो हमने नस्ट में रह के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेकर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट, उसके बाद शिप इंजीनियरिंग जो इसमें कराची में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे जो है ना हमने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस किए। इनकी जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके भी जो MBA कोर्सेज वो भी चलाए, और इसके अलावा मुल्क के लिए जो है ना बेशुमार जो बेहतरीन प्रोग्राम है वो शुरू किए। तो मुझे आर्मी ने कहा कि आपने कंट्रीब्यूट करना है इस जगह। जब मैं आर्मी की फील्ड में नहीं रहा, मैं रहा ही एकेडमिक्स हो, तो इसलिए मुझे जो है ना वहाँ से इधर आने में या हाईटेक जाने में मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। क्या बात है। यहाँ पे अब मैं एक और आपसे मुश्किल सवाल थोड़ा सा करूँगा। आपके बहुत से मुलाजमीन में मेडिकल बिल्लात की जो खिलाफ कवायद रीइंबर्समेंट की जा रही है, इसके हवाले से मुलाजमीन में बड़ा गुस्सा है। आपने मेडिकल बिल्स भी, जाहिर है कि ये भी मनी मेक्स अ मेयर गो, आपने यहाँ पे भी देखा होगा यकीनन कि कोई लीकेज है, कोई डैमेज है।
ये इस हवाले से क्या जो स्कैम मैंने है? आपसे पहले कहा था कि जी कि मैंने जो है ना इस तरह की जो लीकेजेस रोकी हैं, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लोग पैसा खा रहे थे। हरगिज़ मतलब ये है कि जी कि इस तरह के जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना। अभी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी कि अगर मेरे पास एक मुलाजिम जो है उसको आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना इलाज कराने के रूल्स के मुताबिक इजाज़त है, वो यहाँ से अपनी फैमिली को ले जाता है शिफा इंटरनेशनल में, यहाँ से शौकत खाना में ले जाता है, यहाँ से जो है वो पिंडी के किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है, वो मेरे पास बिल ले आता है कि जी कि ये सारी ये है। तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि जी मैं कहूँ कि जी कि आप वहाँ क्यों गए हैं, उसके लिए परमिशन आपने क्यों नहीं ली, और क्या इमरजेंसी थी, आपने एक सर्टिफिकेट लेना होता कि यहाँ का हॉस्पिटल से काम नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास इकबाल साहब नाम के एक टीचर थे, रिटायर हो चुके हैं, उनकी अहलिया को कैंसर हुआ 2014 में। वो इलाज के लिए शौकत खानम में उनको इंटाइटल किया गया। 7 साल तक यूनिवर्सिटी उनको पैसे देती रही। पिछले दिनों उनकी वफात हुई है और आखिरी दिनों में जो 5, 7, 10 लाख बिल कोई छोटा मोटा कोई रहता है वो आपने रोक लिया। क्या ये इनह्यूमन नहीं है सर? देखें, मैं आपको इसका जवाब इस तरह दूँ, जी मैं आपको इस तरह जवाब दूंगा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमें अपना नहीं पता कि कब मौत आनी है और किस तरह आनी है। लेकिन जो मेरे पास एक अमाउंट है, फ़र्ज़ करो कि 100 लाख रुपए है, 100 लाख मेरे पास 937 मुलाजिम है। एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरा ये काम है कि कल कोई मेरा स्वीपर, कल कोई मेरा क्लर्क, कल कोई मेरा लेक्चरर, कल कोई और कोई बीमार होता है तो मैंने पैसे उधर भी देने हैं। देयर शुड बी सम लिमिट। आप ये कर नहीं सकते कि आपके पास 100 करोड़ है तो एक बंदे को आप करोड़ रुपया दे दें, बस कोई मुझे दुनिया में कंडीशन दे। देयर इज ऑलवेज ए लिमिट जिसके ऊपर आपने पैसा बचा के रखना होता कि दूसरे, और हमारे पास बेशुमार और मुलाजिम होते हैं जिनके हम उनको एक तो तरीका ये है कि आप अल्लाह ताला पता नहीं होता किसके कौन सी बीमारी आ जाए। लेकिन अगर आप जो है ना, अगर अल्लाह ताला महफूज करे, लेकिन अगर 20 घरों में या 25 घरों में अपना करोड़ रुपया खर्च खत्म कर दिया, उसके बाद बंदे बीमार होते हैं, कहते हैं डोनेट मनी, देन आई एम पुअर प्लानर। तो मैंने ये कहा है जी कि आप इसके ऊपर इस जो आपने बताई है, ये केस बताया है, वो बहुत अच्छे हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, रिटायर हुए हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ कम है। मैंने सिर्फ यही कहा था कि एक फैमिली को 52 लाख पे हो चुके हुए हैं, तो अभी जो दूसरे लोग आ रहे हैं जिनको बेशुमार बिलात मेरे पास है, तो आगे क्या बनेगा? 2 साल बाद, अगर साल बाद 6 महीने बाद पैसा खत्म हो गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर तो वो कानून के मुताबिक, ये एक एग्जांपल है, ऐसी काफी सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, कि अगर उनको पैसे पहले गलत दिए गए हैं तो उनसे आप पैसे वापस लीजिए, कोर्ट्स मौजूद हैं, और अगर पहले दुरुस्त दिए हैं तो बाकी जो हैं वो आप उनको पे कर दीजिए। मैंने सिर्फ आपसे ये अर्ज की है कि हमने ना अपने बोर्ड से कहा है कि एक लिमिट रखें। उस लिमिट तो अभी वो कहते हैं कि जी कि 1 मिलियन तक, राइट, एक अमाउंट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी अभी जो देखे ना, बात यह है कि जो पैसे अवेलेबल है ना, उस पैसे को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है वाइजली कि बाकियों को भी देखे ना। मेरे पास एक मुलाजिम है, वो उसको खुदा ना खासा घर में कोई बीमारी आ जाती है तो आप मुझे बताएंगे जी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ खत्म फर्क। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। आपने, आपकी अहलिया जो हैं बीमार हुई, मेडिकल बिल 5/11/2021 को 99,000 स्टेंटिंग आपने करवाई, वो आपने फौज से भी क्लेम किया और वो आपने यहाँ से इस इदारे से भी क्लेम किया। डॉक्यूमेंट मौजूद है मेरे पास। ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर, इसका क्या जवाब है सर? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है, और मैं आपको बता दूं, मेरे जो एंटाइटलमेंट है ना वो फ्री है, और ये मेरी मिसेस को हार्ट अटैक हुआ और मैं जो है वो यहाँ से गया, और मेरा बेटा जो है ना वो उनको मेरे से जाने से पहले ले चुका था AFIC में। वहाँ उनकी जब गए तो उन्होंने कहा जी कि इनकी एक आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज है, तो फौरन स्टेंट डालना पड़ेगा। मैंने कहा जी डाल दे। अच्छा, वहाँ मेरी मिसेस दाखिल हुई। वहाँ जो है जितने उनके ऑपरेशन के प्रोसीजर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे फ्री हैं। जो स्टेंट डालते हैं वो पेमेंट आपको जेब से, ये रूल है,
यू हैव टू पे, आर्मी विल नॉट पे राइट फॉर द स्टैंड के पैसे आपने खुद देने होते हैं। वो ना कहिए आप 99,000 जमा करा दें, मैंने जमा करा दिए। जब मैं वापस आया तो इन्होंने कहा जी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है, जो मेरी अपॉइंटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है जी कि ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एज पर BPS 22 एंटाइटल्ड है। तो मुझे यहाँ से इन्होंने एडवाइज किया जी कि ये 99,000 जो है, बाकी जो प्रोसीजर के पैसे जितने लाखों बनते थे वो तो नहीं लिए, इवन के वहाँ मेरी मिसेज एडमिटेड रही हैं, रूम के चार्जेस वो फ्री था। वो 99,000 जो है ना कह जी कि आपकी एंटाइटलमेंट है, आप BPS 22 की अपॉइंटमेंट है, आपके BPS 22 के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे क्लेम करते हैं, फुल कराते हैं। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 99,000 विच यू कैन गेट राइट, विच यू हैव पेड फ्रॉम योर ओन पॉकेट। मैंने कहा जी अगर एंटाइटलमेंट है तो देख ले, मुझे उन्हें बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, ये देखिए दो अमली का इजहार हो गया ना कि रूल ए पार्टी के लिए और है, आपके लिए और है। आप एक तरफ से लीकेजेस रोक रहे हैं, दूसरी तरफ से जो आपके अपने बेनिफिट की चीज़ है उसको आप एंटाइटलमेंट करार दे देते हैं। तो इकबाल साहब की भी एंटाइटलमेंट इसी इदारे ने की, यहाँ के ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उनको बना के दिया। पहले मुश्ताक साहब यहाँ पे डॉक्टर मुश्ताक होते थे, बाद में डॉक्टर बशीर साहब होते थे। जब वो फोत हो गई उनकी ज़िंदगी के साथी और आपने रोक दिया, पर्सनल ग्रज लगती है सर कोई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सोचे में ना, जो यहाँ आपने जो बात की है वो है 52 लाख एक है और बाकी जो बिल रहते हैं जो भी है, ठीक है, वहाँ 52 लाख एक है और प्लस जो बाकी पैसे रहते हैं वो एक है। यहाँ 99,000 है। इसमें TTS मेरी पहले बात सुन लें। इसमें यह है कि जी कि हमारे पास जितने यहाँ हमारे मुलाजमीन और मौजूद हैं, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख पे एक नहीं है, देर आर सीरीज ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस। जी वो हैं। तो ये 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो बंदों ने लिए हुए हैं, हमारा उधर इतना सीरियस कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि जी कि अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए कुछ ही जगह पे बार लगानी होती हैं, मैंने ये कहा जी कि कमेटी को कि आप कहाँ बार लगाई है ना, उन्होंने कहा जी कि चूंकि अभी हमारे पास, अगर मैं आपको अपनी कुर्सी पे बैठा दूँ ना और मैं कहूँगा जी कि ये पैसे हैं, आपको पता नजर आ रहे पैसे, आपको ये पता है कि जी जिस हिसाब से ये जा रहे हैं ये अगले 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, मैं बाकी मुलाजिमों को क्या जवाब दूंगा? यू हैव टू टेक सम मेजर्स, ठीक है। इसलिए एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रोफेसर इकबाल मेरे नज़दीक उनके लिए एक ज़रा सी किसी तरह का भी ग्रज हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मेडिकल जो स्टैट्यूटस जो है, तमाम जो शिकें हैं उनको आपने नज़रअंदाज करते हुए ऑडिट ऑफिसर हैं अब्दुल करीम साहब और साहिबजादा जाहिद साहब, एडिशनल ट्रेजरर जो हैं, उनको भी आपने अदायगी की है। आपने एक यहाँ पे आप पे इल्ज़ाम लगता है ये मेडिकल के इनको भी बिल्लात की अदायगी की गई है। आपने यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, FMMUC नाम की आपने एक बॉडी बनाई है जो कि सिंडिकेट और सेनेट इन दोनों में उसका जिक्र नहीं है। आपके अपने चाहने वाले जानने वाले चंद दोस्त हैं जो आपके कहे में हैं, जिनमें यही साहिबान शामिल हैं, और उसके तहत आपने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, ये इल्ज़ाम है। इसका सर क्या आप जवाब देते हैं? मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि अगर आप इसकी TOR पढ़ लें, जो फंड्स मैनेजमेंट कमेटी है जिसका आपने जिक्र किया, मैंने उनको ये बताया जी कि जो नॉर्मली ना लोगों को शक होता है कि पैसे हैं, जो वाइस चांसलर है ये खर्च नहीं करना चाहता, ये पैसे रखे हुए हैं, वेलफेयर पे खर्च नहीं कर रहे, सामान पे खर्च नहीं कर रहे, लेबॉर्ट्री पे खर्च नहीं कर रहे। मैंने ये कहा है जी कि ये जो आप सीनियर डीन्स हैं, मेरा इसमें कोई जानने वाला, कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, सारे यही डीन हैं जो यहाँ के बनने पहले मौजूद हैं। उनमें से मैंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि आप इसके हेड हो जाएं और बाकी सारे जो सीनियर बंदे करें, पैसे आपके सामने हैं सारे, इंक्लूडिंग ये मेडिकल, सारे पैसे मैंने सामने रख दिए हैं। मैंने कहा जी कि आपने यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तरीके से चलाना है, आप बता दें कि सर ये इक्विपमेंट के लिए AC खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदने हैं, टेबल्स खरीदने हैं, कुर्सियाँ खरीदनी हैं, आपने ये चीज़ें जो है ना विलात देने मेडिकल के, आप ये बता दें कि सर ये हमने इस तरह प्रोसीजर के मुताबिक ये रिकमेंड किया है, मैं उसको अप्रूव कर दूँगा। लेकिन उनको ये काम करने से उनको ये पता लग गया है कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले काम है कि जी कि तनख्वाहें देनी है,
7 करोड़ 32 लाख रुपया महीने की तनख्वाह के पैसे पहले रखने हैं। उसके बाद 64 लाख महीने की पेंशन वो हमने देनी है, अपने पैसों से देनी है उनको पहले के। जी, ऑटोनमस बॉडी है। उन्होंने कहा जी कि तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए, बाकी जो पैसे हैं ना वो डिपार्टमेंट की बेशुमार डिमांड आती हैं, हम हर डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। आपने ये करना है कि जी कि जो डिमांड जेन्युइन है और जिनकी टेंडरिंग प्रोसीजर के मुताबिक ठीक हो गई है, आप उसको करें और मेरे से प्रूव करा लें। तो बजाय इसके कि मैं डिसीजन करूं और किसको सामान देना है किसको नहीं देना, ये मेरे पास जो माइंड है तजर्बाकार, जब ये चीज़ बताएंगे कि सर ये चीज़ कर दें और ये पैसे भी अवेलेबल हैं, मैं कहता हूँ ये मुझे बताएं कि ये अच्छा है कि मैं अकेला खुद करता हूँ वो अच्छा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। ये तो सारे इंटरनल मैटर्स हैं जो कि आपके खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, मुमकिन है गलत हो, उनके इंटरनल कोई एजेंडाज हों। 8,000 बच्चा पढ़ रहा है आपके पास, 945 राउंडिंग ऑफ डेटा कर लेते हैं, 1000 आपके मुलाजिमीन हैं, 1:8 की रेशो बन रही है। प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट जो है वो हमारा अगर आप देखें तो प्रोडक्ट आपका है ग्रेजुएटेड। जितने हमारे बच्चे ग्रेजुएट करते हैं वो हमारा प्रोडक्ट है। कौमी रैंकिंग में 114 नंबर। पहले प्रोडक्ट पे आ जाए ना। प्रोडक्ट हमारा जो है वो बच्चा जो हमारे से डिग्री लेकर आता है, दैट इज़ आवर प्रोडक्ट। अगर मेरे पास जो है अगर 8,400 बच्चा है और उसमें से अगर मेरे पास जो है ना 2200, 2400, 2600 हर साल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ माय प्रोडक्ट। अभी वो प्रोडक्ट कितना वेल पॉलिश है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज़ ए क्वेश्चन कि जी हम उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें कैसे काम करना है। अब उस प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए आपने सारे के सारे निज़ाम को ठीक करना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि जी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो इम्पोर्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर आपका फोकस आपका प्रोडक्ट है और फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी फैकल्टी को और अपने बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप एनरिच करते हैं तो फिर यू आर डूइंग गुड जॉब। फिर आप जब ये कहते हैं ना कि जी कि आपकी रैंकिंग उधर से बनती है। अगर आपका प्रोडक्ट अनएम्प्लॉयड है आपकी रैंकिंग नहीं बन सकती, आपकी रैंकिंग आ ही नहीं सकती। पिछले दिनों आइस्को के अंदर इंटरव्यूज हुए और उसमें नस्ट के जो बच्चे थे उनको उन्होंने रख लिया। हमारे एक साहब जो कि मीरपुर से बिलोंग करते हैं वो उस बोर्ड के डायरेक्टर्स में शामिल हैं, उन्होंने कहा आपने हमारे इलाके की यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी रखना था। उन्होंने कहा जी आपकी रैंकिंग है इस वक्त कौमी रैंकिंग 114वीं, बैनुल-अक़वामी सतह पे मस्ट खड़ी है 10,000 और 5 नंबर पे। ये 176 यूनिवर्सिटियों में आप 114वें नंबर पे हैं सर। GIK से आपका बच्चा कैसे कम्पीट करेगा सर? देखें ये जो इस यूनिवर्सिटी की जो अभी लाइफ है ना ये 13वां साल है, तो 13 साल का जो बच्चा होता है वो किस स्टेज पे होता है आपको ही पता है। जिन यूनिवर्सिटियों के साथ आप कंपेयर करते हैं ना, सिर्फ जापान में टोक्यो में 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एक टोक्यो में बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो इन थाउजेंड्स हैं। अभी आप जब ये देखते हैं कि जी कि हमारा बच्चा जो है वो अगर GIK वाले के साथ compete नहीं कर रहा, तो आप ये देखें कि उनकी लाइफ कितनी है। अगर UT पंजाब यूनिवर्सिटी है उसकी लाइफ कितनी 150 साल से ऊपर हो गई है। अगर आपकी UT लाहौर है 100 साल से ऊपर हो गई है। तो अगर आप 12 साल में अगर आप 114 पे अगर आ गए हैं तो आप ये देखेंगे 115, 116, 117, 118 अगर उनकी उम्र एक देखें, अगर उनकी एज हमसे ज़्यादा है और वो नीचे हैं तो इट मीन, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि 114 ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वी शुड हैव गॉन टू 30s, 40s, 20s, लेकिन ये हमारे से कोताहियाँ हुई हैं और मैं अभी इसी के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ। अभी मुझे आए हुए अभी सिर्फ 8-10 महीने हुए हैं। इंशाल्लाह जब आप अगली दफ़ा अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे आएँ तो आप देखेंगे कि सूरत हाल विल बी मच बेटर, मच बेटर। अभी एक थोड़ा सा सवाल है मेरा, ज़रा डिफरेंट है ये। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे सियासतदानों का आना जाना
ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। अगर आप सियासतदान वहाँ पे जाके उनको कोई फंडिंग करना चाहते हैं, बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक किसी पार्टी की हुकूमत आए, वो यूनिवर्सिटियों में अपने कारकुनों को, अपने निकम्मे लोगों को वहाँ घुसेड़ के क्वालिटी ख़राब कर दें। मैं 2008 से लेके अब तक की बात करूँ, इन जनरल बात करूँ सर क्या इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? मैं एग्री करता हूँ 100%। जितनी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना मकाम बनाया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पूरी दुनिया में देख लें, और ये 0% इंटरफेरेंस होनी चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ। और अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपने आप को बेहतर करना है तो काम जो एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे करनी है। ठीक है जी। और जी अभी नई यहाँ पे हुकूमत आई है आज़ाद कश्मीर में, और जाहिर है कि जो सियासतदान होते हैं जिनसे वोट्स लेके आते हैं उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। क्या आपके जो मैटर्स हैं उसके लिए सिंडिकेट और सेनेट, ये दो इदारे, अपर हाउस लोअर हाउस, ये चीज़ें मौजूद हैं? आपके जो पैराज लगते हैं ऑर्डर के दौरान, उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने की मेरा ख्याल है कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि एक ब्रिगेडियर, पीएचडी डॉक्टर, एक प्रोफेसर, वो जाके एक नकम्मे नाअहल ग्रेजुएट जिसको कुछ नहीं आता, जिसको रिसर्च का, दुनिया का कुछ नहीं पता, उसके आगे जी कर रहा है और उसकी सियासी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त है? मैं इख्तलाफ करूंगा थोड़ा सा आपसे, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हूँ कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और एक ऑनेस्ट तरीके से चलना चाहिए। जितने पैरा लगते हैं ना, उसमें कोताहियाँ हुई होती हैं, हमारे स्टाफ से गलतियाँ हुई होती हैं, हमारे लोगों से उन्हें रूल नहीं पड़े होते, और वो ऐसी पेमेंट हुई होती हैं, ऐसी गलतियाँ की होती हैं जो कि वाकई गलतियाँ होती हैं। तो मुझे जो है ना, जाके तो जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने मुझे जाना जा पड़ता है, तो वहाँ से जब मैं सीख के वापस आता हूँ जो गलतियाँ की हैं, तो मैं इनको ये बताता हूँ कि जो गलती कर चुके हैं, अभी अगर रिपीट हुई तो इसकी पनिशमेंट होगी। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं, डॉक्टर मुख्तार शेख साहब मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, अक्सर मैं उनको रेडियो पे, टीवी पे लेता रहता हूँ। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप एक तो अपने जीडीपी का 2% से भी कम हायर एजुकेशन पे खर्च करें और फिर उनको भी सियासतदानों के आगे आप गिरवी रखते हैं। वही सियासतदान आपको प्रेशराइज करके कल अपने नालायक बंदे यहाँ भर्ती करवाता है। देखिए, मैंने जो अपने ऑडिट पैरा देखे हैं इस यूनिवर्सिटी के, और जो मैंने उनके साथ इंटरेक्शन की है, उसमें से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 40 to 50% पैरा जो है ना, पहली मेरी मीटिंग में ड्रॉप कर दिए हैं। मैंने डिफेंड की है, मैंने बताया कि जी कि ये चीज़ ऐसे है, इस तरह हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, और दे वर कन्विंस्ड। लेकिन जो बाकी पैरा रह गए हैं उसमें मुझे पता है कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों के मैंने आगे पूरी मीटिंग की, तमाम हेड्स को बुलाया, मैंने कहा जी कि ये गलतियाँ हो गई हैं, आगे इंश्योर करें कि आपके डिपार्टमेंट पे ये गलतियाँ ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इनसे हम सबक हासिल करें तो अगर जी फिर हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जी कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हमारे जो हमारे अपने कोलीग्स हैं जिनको रूल्स पढ़ना चाहिए, ताकि अगर रूल पढ़े हों तो वो पैसा वहाँ खर्च नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। एक दो बातें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा था कि आपसे पहले जो 3 खुलफा थे उनके दौर में अमन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दौर में खलफशार है। तो उन्होंने पूछा इसकी वजह क्या है, उन्होंने कहा जी उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। आपको क्या अपने मुशीर भी थोड़े से तब्दील नहीं करने चाहिए सर? मैंने जो है ना, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आपकी टीम के जो लोग हैं ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटेंट जब तक नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि मैंने जब से आया हूँ तो मैंने अपनी टीम के अंदर चेंजेस लाई हैं, डीन पॉइंट किए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉइंट किए हैं, जो बाकी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी उसका नट शेल रिजल्ट
डॉक्टर साहब? जल्दी तो नहीं, आपको ना 8-10 महीनों के अंदर तो चीज़ें सामने नहीं आएंगी ना, इट टेक्स टाइम। बड़े बड़े आपने पिछले डिसीजंस जो थे वो 5-7 माह में 8 माह में चेंज कर दिए पिछले रूल्स, और आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों से अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो रिजल्ट क्या आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं कि अगले साल लेट्स से मैं इसी टाइम आपके पास आता हूँ तो ये 114 की जगह 14 नंबर पे यूनिवर्सिटी हमारी खड़ी होगी? नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि 114 से 14 पे। उसके लिए आपको शायद पता होगा कि उसके अंदर 5-6 पैरामीटर्स हैं जो आप बता रहे हैं। आपको ये जो चीज़ें हैं कि जी के डिपार्टमेंट्स के अंदर या अपने दाएं बाएं बंदे हैं जो, दिस इज वन स्मॉल एलिमेंट। बाकी आप देखना है कि आपकी फैकल्टी कितनी है स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज है, 30-40%। आपको ये पता है कि आपके पास फंडिंग कितनी है, आपको ये पता है कि आपके पास फैसिलिटी कितनी है, आपको पता है कि आप जो अवेलेबल फंड्स हैं उनकी लीकेज या जो कुछ भी है वो रोकने की बजाय आप बच्चों को रिसर्च वो दें कि आपको इंटरनेशनल लेवल के इदारे जो हैं वो फंडिंग दें। यूनिवर्सिटीज़ का तो ये होता है कि आप एक बना के देते हैं प्रोजेक्ट और बैनुल अक़वामी सतह पे आप अप्लाई करते हैं, लोग आपको फंड करने के लिए तैयार होते हैं अगर आपकी बात में वजन है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर ही दम नहीं है तो दुनिया आपको कैसे फंडिंग करेगी? ठीक है, माशाल्लाह आप मुझे काफ़ी तजर्बाकार नज़र आते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन अच्छे हैं। आप ये अभी उठा के देख लें हमारा रिकॉर्ड जो इस वक्त हमारा चल रहा है राइट नाउ, कि हमने अभी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वक्त हमारे 10-12 वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग आके उन प्रोजेक्ट को देख के और उसको वो बाकायदा स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, और उन जो हमारे बच्चे हैं उनको साथ लेके तो वो देखते हैं कि जी कि इनको इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट को लेके जाया जाए, और उसके लिए फंडिंग हमारे पास जो है उन्होंने प्रोवाइड की है। ये एक मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे ही है कि जी कि जब इंडस्ट्री से पैसा आना शुरू होता है यूनिवर्सिटी उठ जाती हैं। अभी ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है, मेरी दुआ ये है कि जी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि देखा देखी बाकी बच्चे देखते हैं कि जी के ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर कोई थोड़ा दमखम है तो इसको इंडस्ट्री देख रही है। ये हमारा जो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सारी इंडस्ट्री लेके आए हैं। बाकी जो तो इसमें हमारे पास जो है ना HEC ने भी हमें फिर बीच में कुछ प्रोजेक्ट फंड करने शुरू कर दिए हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इस वो जो प्रोजेक्ट जिनकी डायरेक्ट जो है वो आगे इंडस्ट्री के साथ जो है ना उनका आगे वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना हमें HEC की तरफ से पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। और जी तो इसलिए जो है ना हमारी जो फैकल्टी है वो इस तरफ चल पड़ी है। अच्छा। और इंडस्ट्री की तरफ जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना हमारे अभी 8-10 वो हैं कि जो कि अभी इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। आखिरी बात है, देखिए सर, कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ पैगंबर होते हैं जो मासूम होते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने ख़ताओं से बचा के रखा होता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुतल्लिक़ हम सुनते हैं कि वो महफूज हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से। हम जो आम लोग हैं हम ख़ताओं के, गलतियों के मजमूए हैं, और अच्छा इंसान वो होता है कि अगर कहीं मिस्टेक कर ले तो उसको करेक्ट कर ले, तस्लीम कर ले। क्या आप समझते हैं कि चंद चीज़ों पे शायद आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है? नहीं, देखो एक ये वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। और इसको नॉर्मली दुनिया में CQI कहते हैं, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और जब तक ये नहीं होगी कोई इदारा नहीं उठ सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि इस रूल को अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होंगी। और कहते हैं कि मुस्तकबिल में मस्ट से कोई स्टीव जॉब पैदा होगा, कोई बिल गेट्स पैदा होगा, कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा कि पूरी दुनिया का नंबर 2, नंबर 3 ब्रांड दुनिया के रिचीज़ में अगर देखें तो 10 लोगों में वो लोग जो कि दुनिया को बदल देते हैं, जो कि PhDs को आगे जाप देते हैं। क्या मस्त से भी कोई बच्चा ऐसा निकलेगा? देखें, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं ना वो ग्राउंड से उठे हैं, और वो उनकी कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो गरीब लोग थे। आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देख लें। मैं यहाँ 100% जिस तरह का हमारा टैलेंट है, अगर हम नेक नीति के साथ उनको पढ़ाएं और हम अपनी एनर्जीज उन पे लगाएं
मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे, उस लेवल तक पहुँचेंगे। मुझे बहुत शर्म आई थी जब कोविड का पीरियड गुजरा। जाहिर है कि डिस्टेंट लर्निंग हुई, हमारे अपने बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको पढ़ाया गया ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई तो उन बच्चों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि हमें एग्ज़ाम लिए बगैर पास किया जाए। मुझे डॉक्टर AQ खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैंने कहा जी क्या फ़र्क देते हैं आप भोपाल की एजुकेशन जहाँ से पढ़े, पाकिस्तान की पुरानी एजुकेशन और आजकल, उनका यार नकल करते हैं बच्चे और ये ज़हर कातिल है। आप क्या देखते हैं सर, ये क्या हो गया हमारी जनरेशन को, आपके यहाँ पे हंगामे हुए? असल में जो है ना, जो बच्चे हैं इनके माइंड्स को चेंज करना फैकल्टी का काम है। जितना बच्चों के नज़दीक जाएंगे, बच्चों को आप एडवाइस करेंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे, तो बच्चे जो है वो समझेंगे जी कि इसमें हमारा फ़ायदा है। असल में ना हर बच्चे का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ज़िंदगी में, ये याद रखें कि जी के मेरे नंबर 100 में से ना 99 आ गए हैं, 100 में से 100 हो गए ना। अभी वो ये देखते हैं कि जी के मेरे नंबर लेने के लिए जो है ना ये वाला तरीका बेहतर है। तो मैंने बच्चों से जो मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरी फैकल्टी की इंटरेक्शन हुई, मेरी डीन की इंटरेक्शन, उन्होंने कहा कि बच्चे नंबर अगर 100 में से अगर आप 60 भी ले लें, लेकिन अगर आपको आता है तो आप जो है ना, हमने दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका CGPA 4 में से जो है ना 2.1 है, लेकिन जॉब उनके पास टॉप है, उनकी स्किल्स स्ट्रांग थी। तो हमारा फोकस ये है कि नंबर की तरफ ना देखें, आप अपनी स्किल की तरफ देखें कि जी अगर आपने पढ़ के कॉन्सेप्ट के साथ पेपर दे के सीख के समझ के अगर आप नंबर 70 भी लिए हैं, 60 भी लिए हैं, CGPA आपका कम भी है, लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं, इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो फिर मार्क्स डोंट मैटर, स्किल्स मैटर। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपको ये हुकूमत वो हुकूमतें बदलती रहती हैं ना, आजकल पिछले दिनों जैसे कि न्याजी साहब थे, न्याजी साहब की जगह तनवीर साहब आगे पता नहीं यासीन साहब आ जाएंगे, ABCD जो भी आता है, क्या कि आप किसी भी सियासी दबाव को कबूल किए बगैर मेरिट पे यहाँ पे नौकरियाँ देंगे, मेरिट पे यहाँ पे लोगों को रखेंगे और किसी भी किस्म की ये जो नेगेटिव प्रैक्टिस है इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा कि आपने लोगों को पैसे देते हुए कहा जी प्रेशर आप बर्दाश्त करें, तो क्या सियासतदानों को भी प्रेशर आप बर्दाश्त करेंगे? कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। देखें, आपका जो है ना ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, और मेरी अभी तक जो मेरी कोशिश है वो यही रही है कि जी के कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। फैकल्टी जो है कामयाब आप नहीं कामयाब मैं काफ़ी मैं कहता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जी के जो जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं जो कि फैकल्टी की हैं, जहाँ बच्चों को टीचिंग के लिए टीचर चाहिए, उसके ऊपर मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, नेवर। और मैं नहीं करें, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कहते हैं ना कि जी के आपके पास जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट मेरिट को आप छोड़ के ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जी के जो मेरे से लोग नाराज़ हैं, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। आप जो कि बहुत बड़े राइटर बानो कुसिया, अशफाक अहमद, पूरी नस्ल आज तक उनकी किताबें पढ़ती है, वो कहते हैं मैं इटली में था तो मेरा चालान हो गया। मुझे कोर्ट में जब मैं गया और जब उनको पता चला मैं उस्ताद हूँ तो जज खड़ा हो गया, पूरी कोर्ट खड़ी हो गई, वो बाहर छोड़ने आई रोते रोते कि एक उस्ताद को यहाँ पे आना पड़ा। उस्ताद की ये वैल्यू है सर, मैं ये वैल्यू आपकी चाहता हूँ। मुझे पता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ये वैल्यू चाहता हूँ। मैं मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे आई नो, मुझे पता है कि ये जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं ऑन लेवल, उनको किस मुकाम पे होना चाहिए, उनका किस तरह कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप ओवरऑल जब इस सिस्टम को देखेंगे और आप ख़ास तौर पे मस्ट के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि आपका दिल सेटिस्फाई होगा इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम से मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा। ब्रिगेडी साहब ब्रिगेडी कम हैं, प्रोफेसर ज़्यादा हैं। इनका जो ब्रेन चाइल्ड है कि पैसे कम खर्च हों, कम खर्च बाला नशी, उसमें जो मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि जहाँ पे इनको लोग कन्विंस कर लेते हैं वहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, जहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाते वहाँ पे ये रोक लेते हैं। लेकिन कंसर्न्ड हैं कि ये किसी तरीके से इदारे के वसाइल को ज़ाया होने से बचाएं,
ये कंसर्न हैं कि क्वालिटी बेहतर हो, ये कंसर्न हैं कि इनके यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव तब्दीली हो। मेरी सियासतदानों से गुजारिश है, मेहरबानी करके इन्हें काम करने दें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।